हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे GRSE स्टॉक के बारे में। गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में। करंट प्राइस 2545 रुपये है। फिर कंपनी का पीर कंपैरिजन, क्वार्टर के रिजल्ट, उसके बाद बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड इन्वेस्टर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो जो कंपनी है वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। आने वाले टाइम में स्टॉक में काफ़ी फ्यूचर हमें दिख रहा है, कंपनी का काफ़ी फ्यूचर हमें दिख रहा है। अगर बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते तो करंट में जो कंपनी की मार्केट कैप है 29,000 करोड़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% और ROC 37%। ये नंबर्स देखकर कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं और काफ़ी शानदार नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। टाइम टू टाइम कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी पे करती आ रही है। अब अगर पेयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, GRSE या प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं 120 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पर। अगर वेरिएशन की बात करें परसेंटेज में तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 37% ज़्यादा हमें इस बार प्रॉफिट बुक होता दिखा है क्वार्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर सेल की बात करें तो 29% का उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है। तो क्वार्टर्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करेंगे क्वार्टरली, तो यहाँ पर देखिए सेल हमें बढ़ती दिखी है साफ साफ, क्योंकि हमें वहाँ पर दिखने को मिला पीर कंपैरिजन में वेरिएशन में परसेंटेज बढ़ती है। तो यहाँ पर साफ साफ बात समझ आ रहा है कि बढ़ती ही दिखेगी, ठीक है। सेल यहाँ पर 1000 करोड़ से 1300 करोड़, वहीं पर एक्सपेंसेस भी हमें कंपनी के बढ़ते दिखे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हमें 87 करोड़ से 120 करोड़ होता दिखा है, ठीक है। बात करते हैं बैलेंस शीट पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। रिजर्व, जो चीज़ें बढ़नी ज़रूरी हैं वही हम देखेंगे कि ठीक है, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ना ज़रूरी है, सेल बढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। कंपनी के पीर कंपैरिजन में कंपनी डिविडेंड पे करती है, ROE क्या है, ये सब चीज़ें हमारे लिए देखना ज़रूरी था, वही हमने देखी। अब बात करते हैं कंपनी के रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो कंपनी के रिजर्व बढ़ने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हमें कंपनी के रिजर्व 1965 करोड़ होते दिखे हैं। मार्च 24 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा उछाल है। कंपनी ने बोरोविंग भी की है, तो इसमें आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्या रीपेमेंट होती दिख रही है। कंपनी ने अपने एसेट बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं। कंपनी ने फिक्स एसेट पे भी काम किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 493 करोड़ 522 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में हमें एक चीज़ देखनी है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंपनी ऑपरेशन के जरिए क्या प्रॉफिट बुक कर रही है। तो ऑपरेशन के जरिए हमें देखने को मिल रहा है कि 257 से 461 करोड़ तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने ऑपरेशन के जरिए जनरेट किया है। उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग हमें यहाँ पर देखनी है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग हमें यहाँ पर 50 करोड़, 4 करोड़ टू 46 करोड़ की, यानी कि इन नंबर से हमें समझ में आता है कि कंपनी डेप फ्री हो चुकी है, ठीक है। रिजर्व बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, डेप नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन दे रही हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की कि शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास कितनी है। यहाँ पर देखिए प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग 74.5%। यहाँ पर नो वेरिएशन है, बिल्कुल फिक्सिंग यहाँ पर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को संभाल के रखा है। यहाँ पर देखिए FII यहाँ पर ट्राई कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि FII को दिख रहा है कि डिफेंस सेक्टर मजबूत होने जा रहा है, ठीक है। लैंड पर मजबूत हो चुका है, अब ज़रूरत है सी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर अब बात करते हैं DII की, तो DII ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है। हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हो या कोई और अदर रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और वहीं पर पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को इस जून 25 के क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को कम किया है। अदरवाइज़ यहाँ पर पहले हमें पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती दिखी थी। आने वाले क्वार्टर्स में हमें ये होल्डिंग दोबारा से बढ़ती दिखने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि अगर प्राइस, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, प्राइस गिरेगा या कोई सपोर्ट हमें वहाँ पर बनता दिख रहा है और क्या टारगेट हमें आने वाले टाइम में आते दिख सकते हैं। कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ समझ आ रही है कि जब एक प्राइस हाई बनाता है उसके बाद कंसोलिडेट करके अपने आप को करेक्ट करता है, और लेकिन जब उस प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर संभावना होती है प्राइस के वापस रिट्रेस करने की, प्राइस के वापस आने की, क्योंकि यहाँ जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि हाँ कंपनी पावरफुल है। यहाँ पर प्रीवियस जब भी प्राइस नीचे आया उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको नीचे आके फिर इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये पूरा इसका कंप्लीट टाइम फ्रेम का चार्ट है 2019 से लेके अभी तक का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो कंपनी हर बार नए हाई बनाती जा रही है, जब कंसोलिडेट करी इसके बाद नए हाई हमें देखने को मिल रहे हैं।
तो मैं अपनी वीडियोज़ में फिबोनाची इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ, पिवट्स फिबोनाची के बारे में। तो उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ R2 पे यहाँ पर कंसोलिडेट किया है तो प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब 2533, तो यहाँ से प्राइस संभलने की संभावना बन भी रही है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो चीज़ें और ज़्यादा कंफर्म होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिख रही है कि जो इस कैंडल है इस पर अभी सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, ठीक है। ये कैंडल्स हमें बता रही है कि अभी सेलिंग प्रेशर है, तो प्राइस 2304 तक आता दिख सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। इसके अलावा अगर मूविंग एवरेज 200 या मूविंग एवरेज 50 यूज़ करते हैं तो हमें समझ आता है कि, ठीक है, मैं बताता हूँ कि जब हम वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो अगर प्राइस उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो संभावना रहती है कि उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकता है, और वही हमें होता दिख रहा है। तो लगभग प्राइस जो है 2304 तक आने की संभावना हमारी स्टॉक में भी बन रही है। प्राइस 2304 पे आके फिर से ऊपर जाने की संभावना इसमें होगी। तो इस मंथ के एंड तक प्राइस 2304 तक आता दिख सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो ये चीज़ें काम कर रही है पूरा बैक टेस्ट के ऊपर ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले भी ये चीज़ें बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर देख लीजिए, ठीक है। बार बार इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस फिर ऊपर गया है, ठीक है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको सेम चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस की तरह यूज किया लेकिन कंसोलिडेट किया तो प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको ब्रेकआउट दिया नहीं चाहिए, ठीक है। लगातार 2 से 3 ड्रॉप कैंडल फिर इस तरीके से प्राइस आपको आता दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें सेम दिख रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको इस साल के अंत तक के जो टारगेट है वो देखने को मिल रहे हैं पिवट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस साल के लास्ट तक अगर प्राइस नीचे गिर के आएगा, इसी रेंज में आएगा, जैसे कि जो प्राइस है इसके जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको अगर सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा तो प्राइस 1707 तक आता दिख सकता है। अदरवाइज़ 2300 पे इस रेंज में आके संभलने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे आएगा तो फिर वापस से जो टारगेट की बात करेंगे तो अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो फिर टारगेट हमें लास्ट तक ये 3042 का ही टारगेट, या ब्रेकआउट के बाद 3868 पे एक रिट्रेस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये इसके जो टारगेट हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।